Hello, my dear students. My name is Sakshi Gupta and I am your SST educator. Today I will explain you the chapter 6 of class 8th and this is from history. This chapter name is Civilizing the Native and Educating the Nations. कि यानी कि जो नेटिव है हमारे राष्ट्र को सभ्य बनाना और उसको शिक्षित करना. Now lesson in brief. Your first point is decline of Indian handicrafts, growth of modern industries and measures taken by the British to thwart the growth of Indian industries. Now it's time to turn up and question is what is नई तालीम? What does it signify? यानी कि जो नई तालीम है वो क्या है और यह क्या signify यानी क्या दर्शाती है? The answer is new education. Now let's start with introduction. India, before the establishment of British rule, was a flourishing center of craft and industry. It has been described as the industrial workshop of the world. The cities had shops or karkhanes where several artisans could work at a place together. कि जो भारत है यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना से पहले जो भारत था वो क्राफ्ट और इंडस्ट्री का केंद्र माना जाता था. उसको क्या एक उद्योग कार्यशाला के रूप में विश्व में वर्णित किया जाता था. और जो शहर थे जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ काम करते थे किसी शॉप के स्थान पर या फिर किसी कारखाने जैसी जगह पर. As India was being ruled by a European nation, the changes and developments happening there left some impact on India as well. कि जैसे ही इंडिया में यूरोपियन शासन बना उसके बाद में जो परिवर्तन थे या जो विकास थे उनसे क्या हुआ, इंडिया में भी बदलाव आया, भारत पर भी उसका प्रभाव पड़ा. द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगन इन इंग्लैंड इन अबाउट 1750 CE. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति कि इंग्लैंड में लगभग 1750 ईस्वी से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी. द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगन टू मेक सम हेडवे इन यूरोप आफ्टर 1815 CE. मशीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी. कि यूरोप में लगभग 1815 के बाद में औद्योगिक क्रांति बिल्कुल अपने ऊपरी सीमा पर थी. और जो मशीन है उनकी स्थापना कहाँ हुई, फ्रांस में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में और जर्मनी में. फ्रांस बाय 1850 CE डेवलप्ड द आयरन इंडस्ट्री. फ्रांस ने 1850 ईस्वी में लगभग जो लोहे की उद्योग है उसकी शुरुआत की, उसका विकास किया. थ्रो शी हैड टू इंपोर्ट बोथ आयरन एंड कोल फ्रॉम अदर कंट्रीज. लेकिन उसे जो लोहा और कोयला था वो दूसरे देशों से आयात करना पड़ता था, दूसरे देशों से ही मंगाना पड़ता था. The industrial revolution produced many bad effects on the life of man and society. जो औद्योगिक क्रांति थी उसका क्या हुआ, लोगों के जीवन पर या फिर समाज के जीवन पर एक बुरा प्रभाव पड़ा. इससे क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट है it destroyed rural life, blazed crafts and industries and led to rural employment. इससे जो ग्रामीण जीवन था या फिर जो गांव की कलाएं थी या गांव के उद्योग थे उन पर बहुत ज्यादा उनको बर्बाद कर दिया और जो ग्रामीण बेरोजगारी थी उसकी नींव रखी गई. सेकेंड है, इट लेड टू ग्रॉस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन. जो बच्चे थे या फिर जो महिलाएं थी जो मजदूरी करते थे उनका बहुत शोषण किया गया. फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट. यानी कि जो भारतीय हस्तकलाएं थी उनका पतन, वो किस तरह से खत्म हो गई. द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट डिड नॉट occur all of a sudden, rather it came to be systematically ruined by the British. ये अचानक खत्म नहीं हुई, इनको धीरे धीरे करके ब्रिटिश सरकार द्वारा खत्म किया गया. कॉजेस यानी कि जो इसके कारण है, फर्स्ट है फॉर ऑलमोस्ट 150 ईयर्स, लगभग 100 से 150 सालों तक, 150 सालों तक जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ट्रेडेड गुड्स एंड प्रीशियस ज्वेल्स फॉर इंडियन टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस व्हिच फेस्ड अ हाई प्राइस इन द मार्केट. वो क्या करते थे, वो भारतीय वस्त्रों और मसालों की जगह क्या उन्हें देते थे, व्यापार का सामान और कुछ प्रीशियस यानी कीमती रत्न.
इससे क्या करते थे और उसको मार्केट में बहुत ही उच्च दामों में बेचते थे। thus there was an increasing demand for Indian goods। इससे क्या हुआ, भारतीय व्यापार की, भारतीय सामान की जो डिमांड थी, मांग थी, वो बढ़ गई। The rural Indians artists as a result were pressurized by the official of the English East India Company to sell their goods at a dictated price। कि जो ग्रामीण भारतीय कलाकार थे, इसका परिणाम उन पर यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उन्हें मजबूर किया गया कि वो एक फिक्स रेट में ही सामान बेचे। Sometimes the artists were forced to accept the advance, which was a mere amount, so that they could not work for some other European trading company or some Indian merchants। कि कभी कभी उन्हें फोर्स किया जाता था, उन पर दबाव बनाया जाता था कि वो बहुत ही कम मात्रा में उसका पे करेंगे और वो उन्हीं के लिए ही काम करेंगे, वो किसी अलग ट्रेडिंग कंपनी के लिए या फिर कुछ और अन्य भारतीय व्यापारियों के लिए काम नहीं कर सकते थे। This means that the artist had to leave their independent work and come under East India Company's employment। कि इससे क्या हुआ, इससे जो कलाकार थे वो अपनी स्वतंत्रता से काम करना उनका छूट गया और वो किसके अंदर आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी के रूप में आ गए। Under such increasing pressure of the company's corrosive tactics, the artists were forced to give up their traditional crafts। कि एक प्रेशर के तहत जो लोग थे, जो ग्रामीण कलाकार थे, जो हस्तकलाएं बनाते थे, वो उन्होंने क्या किया, अपना ट्रेडिशनल जो क्राफ्ट था उस पर गिव अप कर दिया, उसको छोड़ दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज द ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ द इंडियन गुड्स पोज्ड अ थ्रेट टू ब्रिटिश मेड फिनिश्ड गुड्स। कि जो पॉपुलरिटी, प्रसिद्धता बढ़ती जा रही थी भारतीय सामान की, उससे क्या हुआ, ब्रिटिश शासन का जो सामान था उसको खत्म कर दिया। दिस बिकम अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द ब्रिटिश मर्चेंट। ये जो ब्रिटिश के व्यापारी थे उनके लिए एक चिंता का विषय बन गया था। Thus the British government took steps to check their inflow by imposing heavy duties on Indian goods and even restricting their import। कि इससे क्या किया, इससे इन्होंने जो ब्रिटिश सरकार थी उसने कदम आगे बढ़ाया और उसने जो भारतीय सामान के खिलाफ क्या किया कि उनका जो आयात था, बाहर जाने का रास्ता था, उसको बंद कर दिया। They gave a severe blow to the Indian handicraft industry। और इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो उनका उद्योग था उसको बंद कर दिया। Next is the Industrial Revolution improved the quality of goods produced in Britain। Further, the Charter Act of 1813 abolished the East India Company's monopoly of Indian trade। Now even those merchants who had no stake in the India Company could trade with India। Thus the Indian handicrafts were exposed to the unequal competitions of the machine-made goods of Britain। कि जो औद्योगिक क्रांति हुई उसमें जो मशीनों का आविष्कार हुआ, मशीनों का विकास हुआ, उससे जो ब्रिटिश का सामान था उसकी जो क्वालिटी थी उसमें उसकी गुणवत्ता में सुधार आया। और जो चार्टर एक्ट था 1813 का ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, वो भारतीय व्यापार पर लागू किया गया। इससे जो व्यापारी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाथ के सामान खरीदने की बजाय मशीन के बने हुए सामान खरीदने का ज्यादा उचित समझा और उन्हें ही खरीदना शुरू कर दिया। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, यानी कि जो आधुनिक उद्योग थे उनकी वृद्धि कैसे हुई। इट वॉज नोट बिफोर द 1850s एंड 1860s दैट द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज टुक प्लेस, बट दैट टू अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सुमित सरकार वॉज पेनफुली स्लो। कि जो 1850 या 1860 से पहले कोई भी भारतीय उद्योग की वृद्धि आगे नहीं बढ़ रही थी, लेकिन प्रोफेसर सुमित सरकार के अनुसार यह बहुत धीमी गति से चल रहा था। दिस इज बिकॉज द ब्रिटिश वांटेड इंडिया टू रिमेन अ कॉलोनी व्हिच कुड बी एक्सप्लॉइटेड फॉर द एनरिचमेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। कि ये किस लिए था, इसका कारण था क्योंकि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि इंडिया क्या रहे, सिर्फ एक कॉलोनी बन के रह जाए और जो यूनाइटेड किंगडम की इनरिचमेंट में, उसकी समृद्ध करने में मदद करे। The impact of Industrial Revolution was felt in India too as indigenous craftsmanship was replaced by a mechanized and modern industrial system। कि जो इसका प्रभाव पड़ा औद्योगिक क्रांति का, वो क्या हुआ कि इंडिया में जो क्राफ्टमैनशिप थी वो किस में बदल गई, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम में और मशीनाइज्ड में। फर्दर प्लांटेशन इंडस्ट्री वर डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश फॉर देयर ओन बेनिफिट एंड ट्रेड। कि ब्रिटिश सरकार द्वारा
खुद की एक प्लांटेशन यानी बागानों का उद्योग शुरू किया गया जो कि उन्हें व्यापार में लाभ दे। The cultivation of food crops was replaced by commercial crops like indigo, tea, coffee, jute, Synonia, rubber, sugarcane and oilseed that were grown on the large scale. चाय, रबड़, कॉफी, नील, जूट इन सब की खेती उन्होंने जो कृषि करते थे, फूड क्रॉप्स उगाते थे, उस सभी को उन्होंने कॉमर्शियल क्रॉप्स में बदल दिया। नेक्स्ट इज इंडिगो वॉज एन इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप ग्रोन इन बिहार एंड बंगाल। जो नील थी वो बहुत ही बंगाल में होने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण खेती थी। इट वॉज यूज टू डाई क्लोथ्स। इसका क्या था, इसको कपड़े रंगने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। टी वॉज अनदर इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप दैट वॉज ग्रोन इन असम, बंगाल एंड साउथ इंडिया। कि टी जो चाय की खेती थी वो दूसरी महत्वपूर्ण खेती थी जो कि असम, बंगाल और साउथ इंडिया में की जाती थी। कॉफी एंड रबर प्लांटेशंस वर मोस्टली लोकेटेड इन द साउथ ऑफ इंडिया। कि जो कॉफी या रबड़ की खेती थी वो भी दक्षिण भारत में की जाती थी। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य में, द ब्रिटिश सेट अप मॉडर्न मशीनाइज्ड इंडस्ट्रीज विच चेंज द फेस ऑफ द इंडस्ट्रियल स्प्लेंडर इन इंडिया। कि जो ब्रिटिश सरकार है उसके द्वारा मॉडर्न मशीनाइज्ड इंडस्ट्री का सेटअप किया गया, उसको व्यवस्थित किया गया और इससे क्या हुआ, इससे जो भारतीय इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग का जो चेहरा था वो बदल गया। द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री दैट डेवलप्ड इन द पीरियड वर कॉटन, जूट, कोल, आयरन एंड स्टील, शुगर एंड सीमेंट। जो महत्वपूर्ण उद्योग थे जो इस समय में डेवलप्ड, विकसित किए गए, वो क्या थे? कॉटन, जूट, कोल, कोयला, आयरन, लोहा, स्टील, शुगर, चीनी और सीमेंट। नेक्स्ट है द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज सेट अप एट बॉम्बे। जो पहली कपड़ों की मिल थी वो बॉम्बे में स्थापित की गई इन 1853 बाय कंवरसी नाना भाई। जो कंवरसी नाना भाई ने 1853 में मुंबई में स्थापित की। लेटर मेनी मोर मिल्स वर सेट अप स्पेशली इन अहमदाबाद, बॉम्बे एंड मद्रास, चेन्नई। इसके बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता गया आगे भी जो मिल थी कपड़े की वो स्थापित हो गई, खास तौर से अहमदाबाद, बॉम्बे और मद्रास, चेन्नई में। मोस्ट ऑफ द कॉटन मिल्स वर ओन्ड बाय द इंडियंस। इनमें से जो मोस्ट ज्यादातर कपड़ों की मिल थी वो भारतीयों द्वारा चलाई जाती थी। द जूट इंडस्ट्री विच वॉज मेनली लोकेटेड इन बंगाल ऑल्सो डेवलप्ड रैपिडली। कि जो जूट उद्योग था वो भी बंगाल में उपस्थित था, वो भी बहुत ही तेजी से विकसित हुआ। देयर वर ओन्ड मोस्टली बाय द ब्रिटिश, जो कि ज्यादातर ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया जाता था। कोल माइनिंग स्टार्टेड इन अ बिग वे फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी। जो कोयले की खान थी वो भी एक बहुत बड़ा रास्ता थी लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य में। द कोल माइंस ऑफ बिहार, बंगाल एंड ओडिशा सप्लाइड कोयल फॉर यूज इन रेलवेज, अदर इंडस्ट्रीज एंड फॉर स्मेल्टिंग आयरन और टू मेक स्टील। कि जो कोयले की खान थी वो बिहार, बंगाल या ओडिशा में अपना कोयला सप्लाई करती थी। किस लिए? रेलवे में यूज के लिए या फिर अलग अलग उद्योग में यूज के लिए या फिर आयरन को पिघलाकर स्टील बनाने के लिए। द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री डेवलप्ड लेट इन इंडिया। कि जो लोहा और स्टील का उद्योग है वो भारत में थोड़ी देरी से विकसित किया गया। बट इट टुक अ लॉन्ग स्ट्राइड व्हेन जमशेदजी टाटा सेट अप द फेमस टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। कि लेकिन इसको एक बहुत ही लंबा समय लगा जब जमशेद टाटा ने यह उद्योग भारत में विकसित किया, जो कि टाटा आयरन और स्टील के नाम, कंपनी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है TISCO, टिस्को, जो कि जमशेदपुर में विकसित है। सून मोर आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज वर सेट अप इन बंगाल एंड मैसूर। और जल्दी ही जो और लोहे की फैक्ट्री थी वो बंगाल और मैसूर में स्थापित कर दी गई। द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। की जो आयरन यानी कि लोहे और स्टील की उद्योग थे उन्होंने इंजीनियरिंग उद्योग में विकसित वृद्धि करने में बहुत ज्यादा मदद की। द शुगर इंडस्ट्री प्रोग्रेस्ड अ लॉट इन 1930 एंड वाज मोस्टली ओन्ड बाय द इंडियंस। जो चीनी उद्योग था वो भी 1930 में विकसित किया गया और जिसको बहुत ज्यादातर भारतीयों द्वारा ही चलाया जाता था। द सीमेंट इंडस्ट्री वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड अराउंड दिस पीरियड। कि जो सीमेंट का उद्योग था वो भी लगभग इसी अवधि के दौरान स्थापित किया गया। अदर इंडस्ट्रीज दैट रिसीव्ड अ स्पोर्ट ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग दिस टाइम वाज पेपर, मैचेस एंड द ग्लास इंडस्ट्री। जो और अन्य उद्योग थे जो कि जिन उद्योगों ने इस समय में ही वृद्धि पाई वो क्या थे? पेपर,
matches and glass. However, industrial development in India was by and large very slow and erratic during British rule. कि इस प्रकार जो उद्योगों का विकास हुआ भारत में ब्रिटिश रूल के दौरान, वो क्या था, धीमा था लेकिन प्रभावपूर्ण था. Now come to the measures taken by the British to thwart the growth of Indian industry. No steps were taken to protect the nascent Indian industries. A policy of free trade was followed and the impact duty levied on foreign goods was very low. So thus the indigenous goods had to face stiff competitions from the machine-made British goods. कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा जो भारतीय उद्योग है उनके लिए कुछ भी सहानुभूति या फिर कुछ भी सुरक्षा नहीं प्रदान की गई. और जो उनकी लॉ था, उनकी एक पॉलिसी थी कि जो विदेशी माल था उस पर कोई भी उनका जो कर था या फिर जो भी उनका टैक्स था वो बिल्कुल कम लगाया जाता था. और जो भारतीय सामान था उसको इसी प्रकार से बहुत सारी मशीन मेड सामान के सामने बहुत सारा सामना करना पड़ा. मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन इंडिया वर ओन्ड बाय द ब्रिटिश हु यूटिलाइज्ड द प्रॉफिट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन नेटिव लैंड्स. कि बहुत सारे उद्योग भारतीय ऐसे थे जो कि ब्रिटिश शासन द्वारा चलाए जाते थे और जिनका जो उद्योग उनसे होने वाला जो लाभ था वो ब्रिटिश शासन की मातृभूमि पर जाता था. उसका एज अ रिजल्ट इसका परिणाम ये हुआ कि जो भारतीय उद्योग थे कुड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द वेल्थ विच वॉज स्लोली बट स्टीडली बीइंग ड्रेन्ड अवे फ्रॉम इंडिया. कि वो उससे जो धन प्राप्त होता था उससे भारतीयों को कोई लाभ नहीं हुआ. वो धीरे धीरे ही लेकिन तेजी से बहुत इंडिया से बाहर चला जाता था. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. Next point is there was no attempt to develop industries in India in a uniform and sustained manner. While sporadic progress was witnessed in some areas, other regions remained largely backward. कि जो इंडिया की इंडस्ट्री थी उनके विकास के लिए कोई भी एक समान एक सतत प्रयास नहीं किए गए. जो प्रोग्रेस थी वो भी कुछ ही एरिया में दिखाई दी जबकि बहुत ज्यादा जो एरिया थे वो पिछड़े रह गए. Thus the economic condition of the people was extremely poor and under British rule. कि जो लोगों की आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज्यादा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत बिगड़ी हुई थी. India had one of the lowest per capita income in the world. In 1947 it was 228. कि इंडिया को इससे बहुत कम इनकम होती थी. जब 1947 में यह कितनी थी, 228. There was also a wide gap in the distribution of wealth. इसीलिए जो हमारा जो धन का वितरण का गैप था वो बहुत ज्यादा बड़ा था. लैंडलॉर्ड्स, फैक्ट्री ओनर्स एंड ट्रेडर्स हैड accumulated a lot of wealth with peasants, craftsmen and workers lived in poverty-stricken conditions. कि जो लैंडलॉर्ड्स थे या फिर जो फैक्ट्री के ओनर थे या जो व्यापारी थे वो उनके पास बहुत पैसे थे, लेकिन जो छोटे लोग थे, जो वर्कर्स थे काम करने वाले या फिर क्राफ्टमैन थे, उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ा. The peasants suffered under oppressive revenue taxes and agriculture policies. The artisans and craftsmen lost their livelihood due to the emergence of modern industry and competition from foreign goods. कि जो भारतीय जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी यानी कि जो आधुनिक उद्योग थे उनका जो उदय हुआ क्राफ्टमैन के टाइम पर वो क्या हुआ, किससे हुआ, विदेशी सामान से हुआ. द फैक्ट्री वर्कर्स टू वर पेड वेरी लो वेजेस एंड हैड टू वर्क लो आवर्स इन पुअर कंडीशंस. जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे उनको बहुत ही कम वेतन प्रदान किया जाता था जबकि उनसे बहुत ही लगभग कई घंटों तक काम कराया जाता था. इट वॉज दिस underdeveloped state of India under British colonies that led to the emergence of a freedom movement. कि इसीलिए यही कंडीशन थी कि जो भारत में आजादी का आंदोलन शुरू हुआ ब्रिटिश शासन के खिलाफ, वो क्या हुआ, विकास में आया. नाउ कम टू द नेक्स्ट, थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्ट abolished the East India Company's monopoly of Indian trade? 1813 का चार्टर एक्ट. नेक्स्ट इज इन विच सिटी जमशेद टाटा सेट अप द फेमस डिस्को? जमशेदपुर. What were the very popular and high demand in Europe? Indian textile and spices.
Next is when did the British start building railway time lines in India? Let's see the answer in chapters. And the next question is when did the British start building railway lines in India? The correct year is 1853. Now come to the important terms. First is deindustrialization, a decline in the importance of a country's manufacturing industry. यानी कि जो इंडिया की किसी देश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी जो उद्योग होते हैं उनका पतन. नेक्स्ट है हैंडीक्राफ्ट्स, अ स्किल परफॉर्म्ड विद इन द हैंड सच एज वीविंग, एक कला जो कि हाथों से की जाए जैसे कि बुनाई. मोनोपोली, एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ द मार्केट सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि जो मार्केट की सप्लाई होती है किसी प्रोडक्ट की या किसी सर्विस की उस पर एक एक्सक्लूसिव कंट्रोल. नाउ इट्स टाइम टू क्विक ब्रश अप. फर्स्ट इज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगिन इन इंग्लैंड इन अबाउट 1750 सीई, कि जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई वो 1750 ईस्वी में हुई. The impact of industrial revolution was felt in India was indication craftsmanship was replaced by a mechanized and modern industrial system. जो इसका प्रभाव पड़ा औद्योगिक क्रांति का वो भारत में क्या पड़ा कि जो भारतीय उद्योग थे या भारतीय हस्तकलाएं थी उनकी जगह किसने ले ली? मशीन से बने हुए आधुनिक औद्योगिक प्रणाली ने. The sugar industry progressed a lot in the 1930s and was mostly owned by Indians. जो शुगर इंडस्ट्री यानी कि जो चीनी उद्योग था उसने 1930 में प्रोग्रेस पाई और उसको ज्यादातर मोस्टली भारतीयों द्वारा ओन किया जाता था. नेक्स्ट इज नाउ कम टू द नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिस. फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन हु सेट अप द फेमस टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इन जमशेदपुर. Jamshedji Tata. Next is Dadabhai Naroji wrote about India's wealth in the book Party, the Un-British Rule in India. The next question is the technology mission on cotton was launched on 21 February 2000. During British rule, India had 228 per capita income in 1947. Next is the Charter Act of 1813 abolished the East India Company monopoly of Indian trade. Next is it was not before the late 19th century and early 18th century that the growth of Indian industry took place. Next is Bombay was an important plantation crop in Bihar and Bengal. The first cotton textile mill was set up at Bombay in 1853 by Kavarsaji. Next is Dash set up the famous disco in Jamshedpur, Jamshedji Tata. Next is right, true or false. The industrial revolution began in England in about 1750 CE. True. Next is coffee, Chironia and rubber plantation were mostly located in North India. False. The decline of Indian handicrafts transferred Britain into consumer of Indian goods. False. According to Sumit Sarkar, the growth of Indian industry was painfully slow. True. Now come to the very short answer type question. First is tea plantation is done in which state? Tea plantation is done in Assam and Bengal. Next is when did industrial revolution begin in London? Let's see the answer of this question. The industrial revolution began in England in about 1750 CE. Next is name all the 5 commercial varieties of silk. First, Ira. Second, Ahimsa. Third, Mahisar.
फोर्थ है तसर और फिफ्थ है मलबेरी. Now it's time to short answer type question. First is give any two causes for the decline of the Indian handicrafts. First is the Charter Act of 1813 and the second is the industrial revolution. Next is how did the Charter Act of 1830 lead to the ruination of Indian handicrafts? Let's see the answer of this question from chapter. The answer of this question from the Charter Act of 1813 abolished the East India Company's monopoly of Indian trade. Now even those merchants who had no stake in East India Company could trade with India. Thus the Indian handicrafts were exposed to the unequal competition of the machine-made goods of Britain. Let's see the next. Next is how was India deindustrialized? The answer of this question no steps were taken to protect the nascent Indian industries. A policy of free trade was followed and the import duty levied on foreign goods was very low. Thus, the indigenous goods had to face stiff competition from the machine-made British goods. Most of the industries in India were owned by the British who utilized the profits for the development of their own native land. As a result, the Indian industry could not benefit from the wealth which was slowly but steadily being drained away from India. Now it's time to long answer type question. First is discuss about the development of modern industries. The answer of this question from the first cotton textile mill was set up at Bombay, Mumbai in 1853 by Kavarji Nanabhai. Later, many mills set up, especially in Ahmedabad, Bombay, and Madras. Most of the cotton mills were owned by Indians. The jute industry, which was mainly located in Bengal, also developed rapidly. They were owned by the British. Coal mining started in big way from the 19th century. The coal mines of Bihar and Odisha supplied coal and railway industries and smelting iron and made it steel. Next is long answer type question. First is discuss about the development of modern industries. Let's see the answer of this question from chapter. The answer of this question from the iron and steel industry developed it in India, but it took a long stride when Jamshedji Tata set up the famous Tata Iron and Steel Company TISCO in Jamshedpur. Soon more iron and steel factories were set up in Bengal and Mysore. The development of the iron and steel industry helped in the growth of engineering industry. The sugar industry progressed a lot in the 1930s and was mostly owned by Indians. The cement industry was also established around this period. Other industries that received a spurt of growth during this time were paper, matches, and the glass industry. However, industrial development in India was very slow and erratic during British rule. Let's see the next question. Next is describe about the textile industries in 19th century. Let's see the answer of this question. The first cotton textile mill was set up at Bombay, Mumbai in 1853 by Kavarji Nanabhai. Later by more mills were set up especially in Ahmedabad, Bombay and Madras, Chennai. Most of the cotton mills were owned by the Indians. The jute industry, which was mainly located in Bengal, also developed rapidly. They were owned mostly by the British. Let's see the next. Next question is
What were the causes of decline of Indian handicrafts? Let's see the answer of this question. The decline of Indian handicrafts did not occur all of a sudden, rather it came to be systematically ruined by the British. For almost 150 years, the England East India Company traded goods and precious jewels for Indian textile and spices, which fetched a high price in the market. Thus, there was an increasing demand for Indian goods. Thus, rural Indian artists and a result were pressurized by the official of the English East India Company to sell their goods at a dictated price. Sometimes the artists were forced to accept the advance, which was a mere amount, so that they could not work for some other European trading company or some Indian merchants. This means that the artists had to leave their independent work and come under East India Company employment. Under such as increasing pressure of the company's corruptive practice, and the were forced to give up their traditional crafts. Now it's time to skill development activities. फर्स्ट इज थिंक बियॉन्ड एंड आंसर. आपको सोचना है और आंसर करना है कि व्हाई डिड द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रिसीव अ बूस्ट इन इंडिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड. कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो उस दौरान भारत में आयरन और जो लोहे के उद्योग, लोहे और स्टील के जो उद्योग थे, उन्हें बूस्ट क्यों मिला. नेक्स्ट डिस्कस द एफर्ट ऑफ इंडिया एंटरप्रेन्योर फॉर एस्टेब्लिशिंग मॉडर्न इंडस्ट्री. कि आपको जो इंडिया के एंटरप्रेन्योर थे, उनके जो प्रयास हैं आधुनिक उद्योग की स्थापना में, उनके बारे में डिस्कस चर्चा करनी है. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट वर्क. प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट इंडस्ट्री एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट यू लिव. आपको एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें आप महत्वपूर्ण उद्योग के बारे में, उनकी स्थापना के बारे में बात करें जो आपके राज्य में, आप जहां रहते हैं वहां पर स्थापित है. आस्क योर टीचर टू टेल यू अबाउट द इंडस्ट्री विच वर एस्टैब्लिश्ड आफ्टर 1947. आप इसको अपनी टीचर से पूछेंगे और आपकी टीचर उसके बारे में बताएंगी कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री, ऐसा कौन सा उद्योग है जिसकी स्थापना 1947 के बाद हुई है. थैंक यू स्टूडेंट्स.